जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले दिनों आतंकी हमला हुआ। पूरे देश की जनता टकटकी लगाए केंद्र सरकार की ओर देख रही थी कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन उस जवाब के तौर पर कुछ आया या नहीं आया, मगर एक बम जरूर फूटा है। वो है जातिगत जनगणना का बम। और ये इस तरीके से फूटा है कि अब पहलगाम की जो आतंकी हमले की बात है वो अब कम हो रही है और ज़्यादा बात हो रही है जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना वो विषय है जो लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया और हर मंच पर बीजेपी ने उसका विरोध किया, खंडन किया और ये बताया कि देश के हित में जातिगत जनगणना नहीं है। मगर ऐसे समय पर जब लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला करेगा, उस समय जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया है। इसके पीछे एक बात और ये भी है कि बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा के। आपको बताएं कि जातिगत जनगणना की बहुत लंबे समय से ओवरऑल मांग चल रही थी, लेकिन ये जो भी सरकारें रहीं, किसी ने शुरुआत की, किसी ने उन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारी जातियाँ बाकी देश के हिस्सों की तरह रहती हैं और जो प्रभावशाली जातियाँ हैं जो हमेशा ये मांग करती आई हैं कि उनको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें उनके हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाई। अब ये जातिगत जनगणना होनी है, उसका असर क्या होगा, उसके प्रभाव क्या होंगे और सबसे बड़ी बात उससे क्या फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जाट और गुर्जर दो बड़ी और प्रभावशाली जातियाँ मानी जाती हैं। मेरे साथ आज अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचारधाराओं वाले जो नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। सचिन सुरोई बीजेपी से हैं, मेरे साथ डॉक्टर विजय जी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इधर अंकुश जी हैं आम आदमी पार्टी से और अवनीश काजला जी कांग्रेस पार्टी से। मैं शुरुआत करता हूं समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली पार्टी हैं आप, तो इस मौके पर जब जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है, क्या इसके मायने निकाल रहे हैं और इससे क्या वाकई सरकार कुछ लाभ देना चाहती है उन लोगों को जो समाज में छिटके हुए पड़े? नहीं, देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि जातिगत जनगणना का जो फैसला इन्होंने लिया है, सबसे पहले ये है कि इन्होंने क्यों लिया है। अभी पहले तो ये विरोध करते थे। अगर आप देखो, ये 2021 का मैं बता रहा हूँ, उसमें जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे सेंसस कराने की बात थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने और इनके केंद्र सरकार में जो मंत्री थे उन्होंने इसको नेगलेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था नहीं, हम लोग जो जातिगत जनगणना है वो नहीं बताएंगे। लेकिन चूंकि कोरोना हुआ तो उसकी वजह से इन्होंने स्थगित किया था। पहले तो हमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जनगणना चाहती थी या नहीं चाहती थी, जाति जनगणना। तो हमेशा से अगर आप देखो, मैं अगर लेकर के चलूँ अटल बिहारी वाजपेयी से, आप याद करो 1996 में देवगौड़ा सरकार थी, उन्होंने प्रावधान किया था कि जो जनगणना होगी उसमें जाति बताई जाएगी। लेकिन 2001 से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो उन्होंने केंद्र में आते इसको खारिज कर दिया कि जातियों की गिनती नहीं होगी। उसके बाद वही चीज़ लेकर के नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो लेकर के आगे बढ़े। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप आरएसएस का 5 जन्य देखो, ऑर्गेनाइजर देखो, उसमें आपको ये मिलेगा जब भी कोई जातिगत जनगणना की बात करता है तो उसको विरोध करते हैं या उसको एक सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जातियों को तोड़ने वाली चीज़ है, जबकि जाति जनगणना तोड़ने वाली नहीं, वो सिर्फ ये पता चल जाए कि हम लोग संख्या में कितने हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं 1931 के बाद कुछ ऐसा पता नहीं है जिसमें कि पिछड़ा वर्ग कितना। और दूसरी बात, सवाल एक और भी ये उठता है इसके साथ साथ, कि थोड़ा सा बात को मैं और आगे बढ़ाऊं कि जाति जनगणना पे इतना इंडिया गठबंधन का या माननीय अखिलेश यादव जी का सबका इतना जोर क्यों है। देखिए, बात इससे एक कदम और आगे की है। जाति तो आपने गिन ली, तो उसमें जब आपको पता चलेगा कि पिछड़े कितने, दलित कितने और पिछड़ों में कौन कौन से अति पिछड़े कितने हैं, फिर आप देखेंगे कि नौकरी में वो कितने हैं, वो पढ़ कितने रहे हैं, तो बात आएगी आरक्षण पर। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो जब निकलेगा जब आरक्षण निर्धारित किया जाएगा उसके बाद। क्योंकि समय सीमा पहले 50% 49.5 थी, वो बढ़ा दी भारतीय जनता पार्टी ने, ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया। तो उसमें फिर मांग उठेगी कि पिछड़ों की परसेंटेज, और देखना निश्चित रूप से 70% से ऊपर निकलेगी।
क्योंकि जो इधर उधर से 70% 70% सुबह इधर उधर से जो सर्वे आते हैं 63% तो उसी में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी की मांग है कि जब आप पहले तो जातिगत जनगणना आप कब कराओगे, आप ये बताओ, क्योंकि अभी तो एक जुमला है कि हम कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे। दूसरा, उसको ऐसी एजेंसी मॉनिटरिंग करे कि आप उसको सही करा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पिछड़ों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाए या धोखा हो जाए। इसका मैं एक उदाहरण बता दूं आपको कि जातिगत जनगणना का जो सवाल उठाया था सबसे ज़्यादा, वो उठाया क्यों था ये बताऊंगा मैं। सबसे रिसेंट का एग्जांपल, मेरठ से जो नेशनल ओबीसी कमीशन था उसके वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो लोकेश प्रजापति जी, मेरठ के ही रहने वाले, उनके कई जो पत्र थे वो वायरल हुए सोशल मीडिया पे। उन्होंने योगी जी को भी लिखे, प्रधानमंत्री जी को। जो 69,000 भर्ती थी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की, उन्होंने उसमें कहा कि कम से कम 14 से 15,000 जो ओबीसी के पद हैं वो मारे जा रहे हैं, उनका हक मारा जा रहा। लेकिन योगी जी ने भर्ती नहीं रोकी, वो भर्ती कर दी उन्होंने। उसके बाद जब अभ्यर्थी कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया, वो भर्ती रद्द कर दी। अब होना क्या चाहिए था? होना ये था कि जो ओबीसी का उसमें हक है वो उनको दे दिया जाए, और जो उसमें जनरल कास्ट वाले निकल के आ रहे हैं उनको दूसरे पोस्ट पे समायोजित कर दें। लेकिन वो करना था जल्दी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या है, जो लोग बाहर निकल रहे थे उनको मौका दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो मामला लटकेगा, और यही हुआ उसमें। हाई कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया कि आप इसे एडजस्ट करके फॉर्मूला हमारे पास ले आओ, हम कर देंगे। लेकिन इन्होंने उसे हिलावाली की, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। अब वो स्थिति ऐसी है कि हाई कोर्ट ने जिनको कहा है कि हाँ तुम्हारा हक मारा गया, वो टीचर नहीं है, और जिनको बाहर निकलना है वो टीचर है। उन्हें ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम बाहर निकलेंगे, और जो ऑलरेडी हाई कोर्ट जिन्हें कैसे कहा इन्हें नौकरी, उन्हें नौकरी नहीं है। आप ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है। तो इस तरीके से जो हक मारा जा रहा है, तो आवाज तो बुलंद हुई। लक्ष्मण पार्क आप देखो, इको गार्डन लखनऊ में महीनों तक बहुत लाठियां खाई हैं बहुत लोगों चलते रहे। तो इसी के दबाव में अब रिजल्ट जो फाइनल कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी टील, वो कील ठोकी 2024 के रिजल्ट ने। उसमें जो पीडीए कार्ड, संविधान को जो कुचलना चाहती थी बीजेपी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वो अगड़े जो इनसे परेशान थे, जब वो एकजुट हुए और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी, और चारों तरफ से लेकर के बिहार से लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी, इन्होंने जब संसद भवन में खड़े हो करके सब जगह पिछड़ों की बात की, जातिगत जनगणना की बात की, तो इन्हें लगा कि शायद अब बात गले से ऊपर उतर चुकी है। उसके साथ साथ पहलगाम का कांड हो गया। अब पहलगाम पे पूरा देश उबल रहा है, उसमें सिक्योरिटी लैप्स है। सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये उड़ी हो, पठानकोट हो, जितने भी अमरनाथ पे हमला हो, जितने भी हो, ये आपकी सरकार में क्यों होते हैं? आप कर क्या रहे हैं? एक वो दबाव पहला जो मैंने बताया इंडिया गठबंधन का, और यहाँ से ध्यान हटाने के लिए ये स्थितियां ऐसी बनी कि स्थितियां ऐसी बनी, जवाब देते नहीं जवाब है ही नहीं इनके पास। जवाब दें तो दे क्या? तो पूरी मीडिया इनका तरफ कर लिया, सब बोल लिया, सब कुछ। जब इन्होंने देखा कुछ नहीं है तो ध्यान कैसे, इन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे डेट कोई इन्होंने अभी निर्धारित नहीं की। जैसे महिला आरक्षण कि भाई लागू करेंगे, कब करेंगे किसी को नहीं पता। तो यही काम ये करते हैं, तो इसीलिए इन लोगों ने लॉलीपॉप नहीं है तो लॉलीपॉप ही, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार और हक और हकूक की बात है। सचिन जी, लॉलीपॉप दे रहे हो वो भी डर के, और डरे इसलिए कि बिहार का भी डर है, इधर जो जवाब देना पड़ेगा आतंकी हमले को लेकर उसका भी डर है। देखिए ऐसा है, ये जो जनगणना है ये 1931 अंग्रेजों के टाइम, जब समय अंग्रेज यहाँ थे, जब से जो है कराई जा रही है। तो ऐसे तो है नहीं कि अभी से जो है समाजवादी पार्टी ने कह दिया जनगणना करा दो। जातिगत जनगणना, हाँ, जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो 1931 में भी हुई, 41 में भी, 51 में भी। उस समय आंकड़े इतने क्लियर नहीं थे। रही बात ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग अगर 50% से अधिक है, 52 है, 55 है, 60 है, 65 है, और यदि उनका हक कहीं मारा जा रहा है तो ये करा देनी चाहिए भाई। जब सबकी मांग हो रही है तो केंद्र सरकार को, मोदी जी को भी निर्णय लेते हुए इसको करा देना चाहिए। और अगर आप कराते हैं और इसमें लगता है कि भाई 60% ओबीसी वर्ग है या 55% है, उसी हिसाब से नीतियां बनेंगी, उसी हिसाब से जो है कुछ। लेकिन बीजेपी के नेता हर मंच पे मना करते आ रहे थे, अरे ये जातियों में बांटना चाह रहे हैं देश को, ये समाजवादी पार्टी वाले पाकिस्तानी हैं, ये कांग्रेस वाले ऐसे हैं, ये फलाने वैसे हैं। देखिए, पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें होती हैं। पक्ष में मोदी जी, भाजपा की सरकार है, विपक्ष में और पार्टियां। तो कहीं ना कहीं बच्ची की तरह तो तड़पना पड़ता है ना विपक्ष में। वो तड़प रहे हैं, और तड़पते वो उस चीज़ की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घेरेंगे सरकार को। अब जैसे जिस तरीके से ये ऊपर से आया है कि भाई ये जनगणना हम करा दी जाए,
जातिगत जनगणना, तो इसमें अब फिर से जो है इन्हें दस्त लगने शुरू हो गए कि भाई किस तरीके से। ये मान लिया जाए कि विपक्ष जो मांग कर रहा था उसका दबाव है। नहीं, कहीं तो टिके। अगर वो नहीं करा रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही या मोदी जी नहीं करा रहे उस काम को तो दिक्कत, और करा रहे हैं तो दिक्कत। अरे भाई कहीं तो टिको, अगर हो रहा तो स्वागत करो उस चीज़ का। विपक्ष को क्रेडिट दे देंगे आप लोग इसमें? क्रेडिट तो मैं कह रहा हूँ समाज को जाना चाहिए, ना पक्ष को ना विपक्ष को। भाई राजनीतिक पार्टियां सामाजिक लड़ाई लड़ रही हैं, समाज की लड़ाई लड़ रही हैं, तो समाज को क्रेडिट जाएगा, ओबीसी वर्ग को जाएगा, जिसकी भाई जब उनको जो है क्रेडिट मिलेगा तो समाज को मिलेगा सीधा, किसी राजनीतिक दल को नहीं जाना चाहिए। तो ये मान लिया जाए कि पहलगाम का जवाब जो है वो दिया जाएगा, लेकिन ये एट रैंडम जो चीज़ दी गई है ये मन की बात थी, कुछ वो निकाल के उन्होंने रख दी, कल्याण करना था कुछ जनता का। पहलगांव का विषय किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि पहलगांव का जो विषय है उसमें आप हम टाइमिंग तो देखो यार, बात कर रहे हैं सुरक्षा समिति की बैठक है, वहाँ से निकल के कुछ आना है, आ कुछ और रहा है। ये तो नज़रिया है। पहलगांव का विषय जो चल रहा है उसमें जिस तरीके की निंदनीय घटना हुई है उसके अंदर क्या सरकार ने जितनी भी चीज़ें सब बंद कर दी, सारी चीज़ें बंद करके बैठ गए, देश चलना बंद हो गया, तो जो चीज़ें हैं वो भी चलेंगी। और पहलगांव का जो विषय है, पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, देखना आप किस तरीके से जो 10-15 दिन में क्या होने वाला है देश के अंदर। है कुछ इनपुट ऐसा 10-15 दिन में घुस के मारेंगे? अरे आप तो पत्रकार हो, अब हमारे पास इनपुट है नहीं है, हमें लगता है कि मोदी जो निर्णय लेंगे वो बॉर्डर पे लेंगे, और किस तरीके का लेंगे 15 दिन में पता लग जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक का है, क्या करेंगे? उससे भी ज़्यादा होने वाला, उससे भी ज़्यादा होने वाला, जो कल्पना भी नहीं कर सकते लोग, जो घरों में बैठ के कह रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो 15 दिन के अंदर 10-15 दिन में इनपुट है कहीं ना कहीं। और सबको ये जो जातिगत जनगणना वाला मामला है, तो इसके लिए कि क्या आपको कुछ अंदर से कुछ जानकारी मिली थी कि ये होने वाला है, कुछ ऐलान करेगी सरकार? मोदी जी ने कब बताया कि वो ये करने वाले हैं, बताओ। आज तक जितने डिसीजन मोदी जी के एकदम होते हैं, नोटबंदी भी एकदम हुई रात को, तो बहुत सारे विषय एकदम ही करते हैं मोदी जी। और अच्छा है, जब पता लग जाएगा विपक्ष को ये होने वाला, वो पहले से ही उसमें पक्ष और विपक्ष से सारी चीज़ें खींचना शुरू कर देंगे। क्रेडिट ना मिले आपको, इसलिए एट रैंडम ये फैसला किया गया। देखिए, पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता का थोड़ा सा ज्ञान मैं कर दूं भाई को, मैं समझता हूं कम ज्ञान है जातिगत जनगणना, क्योंकि इनका मुद्दा भी नहीं रहा कभी हमारे देश में। अभी इन्होंने कहा 51 में हुई, 41 में हुई, उसके बाद में हुई। हमारे देश में जातिगत जनगणना ब्रिटिश शासनकाल में 1931 में हुई थी। उसके बाद 2011 में स्वतंत्र भारत में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ सामाजिक और आर्थिक आंकड़े जारी किए थे, जातिगत आंकड़े जारी नहीं हुए थे। तो इनको मैं बता दूं कि भाई जातिगत जनगणना ये कांग्रेस का मुद्दा है, और ये कांग्रेस नहीं, इस देश के जनता का मुद्दा है, पिछड़ों का, दलित का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का मुद्दा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के अंदर आखिरी आदमी तक उसको ताकत देना चाहती है, और राहुल गांधी जी ने लगातार 11 साल से इस सरकार पर जो दबाव बनाया है जातिगत जनगणना को लेकर, तो पूरा देश जानता है कि अगर जातिगत जनगणना इस देश में सरकार कराने पर मजबूर हुई है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय राहुल गांधी जी। दबाव मान रहे वो? अरे दबाव नहीं मान रहे, अगर दबाव नहीं मान रहे होते तो संसद में, अभी आपने भी सुना होगा राहुल गांधी को कि इसी संसद में और इसी सरकार से जातिगत जनगणना करा के रहेंगे, तो राहुल जी ने कहा और सरकार ने करा। तो ये दबाव है, और पूरी देश की जनता जानती है कि इस सरकार पर अगर कोई जनता का दबाव पड़ा, क्योंकि राहुल जी ने गिनती की बात करी, भागीदारी की बात करी और सामाजिक न्याय की बात करी, क्योंकि जनता में जब तक हमें नहीं पता होगा कि किस समाज के कितने लोग हैं, तो हम उनको जो शासन स्तर पर, जो सामाजिक स्तर पर लोगों को लाभ मिलता है, जब हमारे पे आंकड़े ही नहीं होंगे तो हम किस आधार पर उन्हें लाभ देंगे। और दूसरा, हम पुराने लंबे समय के पिछली जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर देश में अपनी नीतियां निर्धारित कर रहे हैं। अरे भैया, आप अगर नीतियां निर्धारित करनी है, सामाजिक और आर्थिक लाभ अगर आप देश की जनता को देना चाहते हो तो कम से कम आंकड़े तो जारी करो, तभी तो पता हो कि कितने लोगों को है। ये बताइए कि ये जो टाइमिंग है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब इस देश की जनता ने पहलगाम जैसी घटना पर पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होया और कहा कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, सरकार इस पर एक्शन ले, लेकिन जब जनता से सवाल सिक्योरिटी लैप्स के शुरू हुए, जब सरकार की कमियां रही,
उजागर होने लगी कि इतने बड़े पिकनिक स्पॉट पर 2000 लोग जहां हो, वहां सेना का एक भी आदमी नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर है। जो सरकार बात करती थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी थे उसको हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए, तो ये उनके मुंह पे कहरा तमाचा है। अरे जब हमने हमारी सरकार में जब मुंबई में ताज पर हमला होया था तो शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था, तो अमित शाह अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? आज सवाल हम करेंगे, जिम्मेदारी अमित शाह की है। 27-28 परिवारों के लोगों की जान चली गई, क्या उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा इस देश के अंदर? आप देने पड़ेंगे। केवल यही डर था इस डिसीजन के पीछे, जो जातिगत जनगणना वाला है, या फिर बिहार का भी कनेक्शन? देखिए, इस सरकार के पास इनपुट है और इन्हें पता है कि बिहार के अंदर इनकी हालत बद से बदतर है, और बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब ये जातिगत जनगणना की बात करें या देश को किसी भी और माध्यम से भावनात्मक रूप से जोड़ने की अगर कोशिश करेंगे, तो ये देश की जनता बार बार काट की आंधी नहीं चढ़ती है। इनके झूठ को, इनके जो फैलाए गए प्रोपगेंडा को इस देश की जनता समझ गई, और बिहार की जनता जागरूक जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक जनता है। बीजेपी को बड़े स्तर पर सबक सिखाने का काम करेंगे। अंकुर जी, ये बताओ, आपके जैसे ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन जैसे राठी साहब बता रहे थे, कोई अभी तारीख तय नहीं है, कब करेंगे, बिहार इलेक्शन से पहले या बाद में, ये भी अभी कुछ नहीं। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से कृषि कानून वापस लिए, उसके बाद ये कहा था कि एमएसपी देंगे, वो आज तक ठेंगा दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो महिला आरक्षण का बिल था वो भी इसी तरह चल रहा है। तो ये केवल और केवल ऐलान है या फिर ज़मीन पर भी कुछ उतरे? देखिए, आज बड़ा सवाल पहलगाम में जो हमारे 28 जवान देश के शहीद हुए, 28 लोगों की हत्या वहाँ पे कर गई निर्मल। पूरा देश उद्वेलित है, परेशान है, आक्रोश में है। प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के से हम लोगों की तमाम राजनीतिक दलों ने उनको पूर्ण समर्थन अपना किया और एक ठोस कार्रवाई की मांग पूरे देश ने उनसे की। और पूरे देश में ये माहौल है कि खाली कार्रवाई नहीं करे, पीओके को भी आप वापस लेके आओ, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। पूरा देश, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं, सारे लोग एक मंच पे आके एकजुट खड़े थे। उस दौर के अंदर कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग इंडिया गठबंधन की तमाम लोगों की, बहुत लंबे समय से लोग इसको उठा रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना मात्र आंकड़ों का खेल। विरोध कर रहे हैं हर नेता बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। कंगना रनौत ने क्या कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो नितिन गडकरी जी का बयान, नितिन गडकरी जी ने तो यहाँ तक कहा, जो पूछे जात उसको मारो लात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 4 जातियाँ पता है इस देश में, नौजवान, किसान, उनको इससे ज़्यादा नहीं पता। तो आज जातीय जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लेके। बिहार का चुनाव उनके ठीक सामने है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के तमाम लोग अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार उससे घबराई हुई है। आज सवाल क्या है देश के सामने? सवाल है पाकिस्तान को करारा जवाब दो। जो 28 लोगों की शहादत हुई है, जो 28 लोगों की जान गई है, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सचिन जी कह रहे हैं जवाब मिलेगा। देखिए, सचिन जी के कहने से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता कि देश के वो प्रधानमंत्री हैं जो मुद्दों से भागने का काम करते हैं, ये स्टैंड बदलने का काम करते हैं, ये सनसनी फैलाने का काम करते हैं। इनकी राजनीति किस चीज़ पर टिकी है? सिर्फ इसलिए कि बांटना और विभाजन की राजनीति। मुद्दों की अगर बात करेंगे तो आप देखिए असमानता का स्तर क्या है। असमानता में आप देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। जो लोग हैं, जो इस हिंदुस्तान की रीढ़ हैं, जो गांव खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है? एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग क्या है? 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो अभी पूर्व में हमारे साथी ने भी बताया, क्या हुआ? ये किसने बताया कि उसके अंदर घोटाला हुआ? ये इन्हीं के आयोग ने बताया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है। और मैं अब भी कहता हूँ, हम लोग बड़े मन के साथ में ये कहते हैं कि आप पहले देश के अंदर जो हमला हुआ है, जो हमारे लोगों को मारा गया है, जिनकी शहादत हुई है, उसका बदला लीजिए। और जातिगत जनगणना की बात है तो जातिगत जनगणना जब बात करेंगे तो सवाल हज़ारों निकल के आएंगे। महिला आरक्षण का क्या हुआ? कब लागू होगा? जातिगत जनगणना में काउंटिंग तो चलो हो जाएगी, लेकिन समानता, अधिकारों की समानता, वो कैसे होगी? तो इस पे ये बड़े सवाल हैं। और जब ये विषय आएगा आने वाले समय में
तो इस पे भी व्यापक स्तर पे सब लोग देखिएगा अब मुखर होंगे और खड़े होंगे, और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि कितने समय के अंदर करेंगे। इसके बाद 50% का जो कैप है उसको कैसे ख़त्म करेंगे भाई, आप वो करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई स्टेट करना चाहा कर्नाटक के अलावा किसी ने भी, तो वहीं वो सवाल आ जाता, तेलंगाना के अलावा, तेलंगाना तो क्योंकि वहाँ का अलग था, तो उसके अलावा जब कहीं बात करते हैं 50% का वो कैप आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे एक बदलाव की ज़रूरत है। देश असमानता के दौर से गुजर रहा है। ये बताइएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर जो बड़ी दो जातियां हैं, उनको प्रभावशाली के साथ साथ समृद्ध भी माना जाता है। अब और क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या बदलाव इस जातिगत जनगणना के बाद इन बिरादरियों में आने वाले, जाट लैंड भी कहा जाता है वेस्टर्न यूपी को? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, आप अगर नौकरी के आंकड़े उठा के देखेंगे तो कम से कम 296 यूनिवर्सिटी में आपको एक भी वाइस चांसलर नहीं मिलेगा पिछड़ा, एक भी वाइस चांसलर नहीं मिलेगा। और अगर आप देख लें, घुमा लें कि थोड़ा आगे पीछे चले जाएं तो मुश्किल से 4 या 5। अगर आप प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर भी आपको 3% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पिछड़े मिलेंगे ही नहीं। तो क्या वो काबिलियत नहीं रखते? एक नया खेल इनकी सरकार ने शुरू करा, उसका नाम है NFS। NFS का मतलब होता है नॉट फाउंड सुटेबल। आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरो और आप पिछड़ा वर्ग से हो, आपका सिलेक्शन नहीं होना, आपने RSS का नेकर नहीं पहना, नहीं होना, आपकी पोस्ट पे NFS लग जाएगा। वो 3 साल लगातार NFS लगने से आपकी पोस्ट चली जाएगी जनरल कैटेगरी में। तो आपका तो OBC आरक्षण हो, SC ST, वो तो गया आपका खेल, तो ये चला है ना, वो तो खत्म होता। अभी पिछले टाइम में आपने देखा यूनिवर्सिटी में आंदोलन भी हो इस चीज को लेके। तो ये जो जनगणना के बाद इन सब चीज़ों को रोका जा सकता नहीं, जनगणना के बाद सबसे पहले पता चलेगा किसकी कितने हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी के बाद पता चलेगा कि कितनी भागीदारी हमें चाहिए। और भागीदारी के नाम पे आंदोलन होंगे और हक अपना लेके रहेंगे। उस हक को देने से भारतीय जनता पार्टी डरती है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझना है ना, तो एक बार अपने मुंह से हिंदुत्व का चेहरा उतारिए। अगर अपने आप को बड़ा हिंदू मान के भारतीय जनता पार्टी की बात सुनेंगे तो उसकी कभी कमी नहीं पहचान पाएंगे। भारत का नागरिक होकर के अगर आप सुनेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सचिन भाई को आप कह रहे हैं, उससे छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नागरिक बन के सुनेंगे तो बीजेपी की कमी दिखाई देगी, और हिंदू बन के सोचोगे तो सारी अच्छाइयाँ दिखाई देंगी। आज इंटेलिजेंस ब्यूरो बीजेपी का, BSF बीजेपी की, आर्मी बीजेपी के हाथ में, पूरा कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बीजेपी के, आतंकवादी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की तो वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, सब सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो अब जब वो खुद प्रधानमंत्री, जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी बताएंगे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी की है। वो कहेंगे विपक्ष के लोग आतंकवादी लेके आ रहे हैं। मतलब जब वो विपक्ष में थे सारी जिम्मेदारी सरकार की, अब जब वो सरकार में सारी जिम्मेदारी विपक्ष की। देश सरकार चला रही है, विपक्ष चला रहा? ये सवाल तो बनता है ना। लेकिन ये सवाल जैसे कोई पूछेगा तो उसके ऊपर मुकदमा लग जाएगा, वो जेल चला जाएगा। सचिन जी, ये बताइएगा कि बदलाव क्या करना चाहते हैं जातिगत जनगणना से? भाई साहब ने तो बता दिया क्या कमियां हैं आपकी सरकार में। देखिए, बदलाव सबसे पहली बात तो यह है, जो विपक्ष है लगातार मांग उठा रहा है कि जो है ये जाति जनगणना होनी चाहिए। बिहार चुनाव से जोड़ दिया आप इसे जाति जनगणना को, केवल नहीं। अब वो कह रहे हैं कि पहले आप ना पाकिस्तान को सबक सिखाओ, ये जातिगत जनगणना बाद में करें। तो हम खुद कह रहे हैं इस बात के लिए, जाति जनगणना जो है ये बाद में हो जाएगी। पहले तो विषय वही है, पहले जो 28 मरे हैं, सही कहा उन्होंने, बलिदानी है, उनका बलिदान हुआ है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो मरने वाले हैं, वहाँ गोलियाँ चलने वाली उनके ऊपर जो है, वो चांचक हुआ। तो जब हुआ तो सबसे पहले आतंकवादी, जितने भी पाकिस्तान के अंदर एक वो संगठन का जो व्यक्ति बैठा हुआ ये कह रहा कि हमने मरवाया, हमने करवाया, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए। और मोदी जी से जितने भी इस देश के लोग हैं सभी अपील और मांग कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान पे एक्शन होना चाहिए, सबसे पहला विषय है। इसमें बदलेगा क्या? खास करके जो जाट और गुर्जर कम्युनिटी यहाँ बड़ी तादाद में है, जो OBC में आते हैं, तो उनमें क्या बदलाव इस जनगणना के बाद आए? देखिए, सबसे पहला नुकसान जो है, जो हम जैसे व्यक्ति को लगता है, आम जनमानस को, वो हिंदुओं को तोड़ने का विषय शुरू हो जाएगा इस जातिगत जनगणना से। पहला विषय तो ये कैसे, जब जातिवाद आज ही देख लो कि हिंदू हिंदू करते करते भी इस तरीके की स्थिति आ गई है कि जाट गुजर ब्राह्मण ये वो सब तरीके। अब जब ये जातिगत जनगणना होगी, निकल के आएंगी चीज़ें कि जाट इतना, ब्राह्मण इतना, गुजर इतना, ये OBC जो आज तक नहीं जोड़ा गया था, और OBC जोड़ेंगे भाई, इतने % जाट है, इतने % गुजर है। फिर विषय ये नहीं है उनको हिस्सेदारी क्या मिलने वाली है, चलो वो जुड़ गए, योजनाएं सरकार ने बनाई, उस योजनाओं का उन्हें लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ होगा, किसी को सामाजिक लाभ होगा, लेकिन उसका नुकसान कितना होगा? उसका नुकसान भी होगा।
जिसकी भरपाई नहीं होगी। नुकसान ये होगा कि जब जातियों में संघर्ष आप देखते हो ना, ठाकुरों में हो रहा है, दलितों में हो रहा है, मेहर बोझ के नाम पे बट रहे हैं, इसके नाम बट रहे हैं ना, तो उस चीज़ को ये आकलन और लोग नहीं करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो आकलन हम करते हैं उस चीज़ को, कि जब सामाजिक होता है बाकी ना, लोग क्यों नहीं करते? वो भाई फिर भाई उन्हें राजनीति करनी है, हम सामाजिक, हम पहले सामाजिक है ना, हम सामाजिक। आपके यहाँ क्या जो जातिगत प्रकोष्ठ हैं वो क्या है नहीं आपके? मेरी बात सुनो ना, मैं तो कहता हूँ आज आप एज अ भाजपा कार्यकर्ता, तो कोई दायित्व तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक भाजपा कार्यकर्ता के नाम नाते मैं तो कहता हूँ वो भी खत्म हो जानी चाहिए प्रकोष्ठ, क्या दिक्कत है? अगर हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो ये जो है ना, ये जब हम लेने जाते हैं भाई जातिगत उस पर, जो हमने एमएलए का पर्चा भरा, हमने एमपी का भरा, सारी पार्टियां हैं, मैं तो कह रहा हूँ पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से होनी चाहिए। वहाँ जो लिखा जाता है कि मैं जाट हूँ, प्रत्याशी हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, या मैं जो एससी हूँ, वो जो लिखा है वो खत्म ही कर दो। आप केवल भारतीय कर दो ना। आरक्षण भी खत्म कर दो। मैं कह रहा हूँ भारतीय कर दो ना, फिर आरक्षण भी खत्म। मैं कह रहा हूँ भारतीय कर दो उसे, जाति के हिसाब से जिस तरीके से बंटना कहाँ से, जहाँ राजनीति की शुरुआत होती है, प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहाँ आप देखिए ना, हर तरीके से हम जाति में तो खुद ही बढ़ जाते हैं जब हम पर्चा भरने जाते हैं। ये जो जातिगत जनगणना का ऐलान है, ये केंद्र सरकार ने गलत किया है। नहीं, मैं गलत नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ ये मांग जो विपक्ष कर रहा है लगातार जातियों की, क्यों? जब कोई चीज भाई मेरे गलत है, आप सुन क्यों रहे हो? मैं तो अपनी व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से, लेकिन ये तो कहो कि सरकार ने गलत किया। नहीं, गलत जब एक बात सुनो, सरकार जो करे तो भी गलत, ना करे तो भी गलत। पहले तो ये कह रहे थे करवाओ, अब अगर सरकार करने होती यार, आप तो सुनते ही ना हो ना विपक्ष की। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि विपक्ष या क्रेडिट लेना चाह रहा, वो नहीं मिलेगा, वो समाज को जाएगा। अगर इसके अंदर हिस्सेदारी 50% से 65%, 60% अगर ओबीसी की आती है, पहली बार आती है, तो समाज को जाएगा क्रेडिट। भाई मामला फंस तो गया है भाई कहीं ना। नरेंद्र जी, आप देखिए, अभी हमारे बीजेपी के जो साथी हैं उनको हम अंधभक्त क्यों कहते हैं? अभी उन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया, उसका क्रेडिट उनको नहीं देंगे। तो पहले वो स्पष्ट तो करें, क्योंकि हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये भाजपा ही वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, जो असमानता को बरकरार रखना चाहते थे, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लोग थे उनको उनके अधिकार वो नहीं मिले, तो इसलिए ये पहले से ही खिलाफ है, और ये जग जाहिर आपके सामने हो ही रहा। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बताइए कि वेस्टर्न यूपी में जो जाट और गुर्जर कम्युनिटी है उसमें क्या बदलाव होगा, क्या हक ऐसे हैं जो अभी छूट गए हैं वो मिलेंगे? देखिए, हक और अधिकारों की लड़ाई है। आप देखिए, जो जाट और गुर्जर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती, दो आपकी धरती खेती किसानी वाले यहाँ लोग हैं, और उत्तर प्रदेश में जो हम लोग शिक्षित हुए, जो खेती यहाँ कम हुई, तो उसके बाद रोजगार के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ा। जब उनको आरक्षण नहीं मिला, क्योंकि आप ज़मीनें तो कम हो गई, वो किस तरीके से सर्वाइवल करे, कैसे करे? तो जब जातिगत जनगणना होगी, उसके आधार पर उसको आरक्षण मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक समाज को आगे बढ़ने का काम होगा। और खाली कोई एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, वो पूरे समाज का समग्र विकास होता है। तो उस दिशा में कहीं ना कहीं सार्थक कदम होगा, लेकिन कितनी ईमानदारी से होगा, इस पे एक बड़ा सवाल ये निशान है। कब करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे बोर्ड के कानून को लेके तमाम सवाल उठ रहे हैं, कहीं इस तरीके से हो तो फिर तमाम तरह की चीज़ें जो है स्वाभाविक है, बिल्कुल है। देखिए, ये धांधली करने में एक्सपर्ट लोग हैं। इन्होंने आरक्षण में धांधली की, उत्तर प्रदेश में उत्तर शिक्षक भर्ती में हमारा आरक्षण खा गए ना ओबीसी के लोगों का। कौन लोग थे वो? मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग थे। तो भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, इसीलिए हम कह रहे हैं आज सबसे बड़ा सवाल जो 28 लोगों की शहादत हुई है उसका है, और फिर ये बताएं इस निश्चित समय से कि कब जातिगत जनगणना करेंगे, ये सवाल है। एक तो सवाल है इसका कि ये टाइमिंग बताएं, दूसरा आप क्या बदलाव देखते हैं आने वाले वक्त में, इसका इम्पैक्ट क्या होगा समाज को? देखिए, समाज में सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जो 42% ओबीसी को आरक्षण दिया, विधानसभा में जो प्रस्ताव पास करा, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी उस चीज़ का दबाव पड़ने लगा था, और उसका संदेश पूरे देश में गया है। जब तेलंगाना से एक राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हुई है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश की जनता, अति पिछड़े, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय चाहता है कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्लियर हो, और वो जब होगी जब जातिगत आंकड़े देश के सामने होंगे। क्या मान के चल रहे हैं वेस्टर्न यूपी में जाट गुर्जरों का जो वोट है, जो आबादी है, वो भी आंकड़े क्लियर नहीं है? देखिए, वेस्टर्न यूपी में पिछड़ा वर्ग बड़े बहुतायत संख्या में है, और ऐसी कोई विधानसभा और ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जहां पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रभाव ना हो, जहां एससी वर्ग के लोगों का और माइनॉरिटीज़ का प्रभाव ना हो। तो कहीं ना कहीं समाज पे तो इसका प्रभाव पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। किसान आंदोलन में
आपने देखा पश्चिम उत्तर प्रदेश से किस तरीके से बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन तो बहुत शानदार करो आप लोग, जो जाट गुजर लोग हैं बड़े शानदार आंदोलन करते हैं, लेकिन जब बात आती है सियासत करने की तो हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो बड़े नेता हैं, खास करके जाटों के, गुर्जरों के नेता, वो कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिए जाते हैं। देखिए, बड़े नेताओं को आप डरा सकते हो ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, लेकिन जो आम जनता है, आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही उत्तर प्रदेश की हवा बदली थी लोकसभा चुनाव में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भी बीजेपी को सबक जरूर सिखाएगा। गांवों में लोग बैठे हैं, गन्ने की जब ये बात करते थे दुगना 2022 में आय दुगनी करेंगे किसानों की, नहीं हुई। किसानों के दाम कम करेंगे जो उनके खाद के हैं, नहीं करे। इन्होंने बात करी थी कि गांव के अंदर हर किसान को और हर नौजवान को रोजगार के अवसर देंगे, लेकिन नहीं मिले। तो उत्तर प्रदेश का किसान भी और नौजवान भी और सब वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को अपेक्षित महसूस भी करता है, और वो जानता भी है, और बढ़िया तरीके से सबक सिखाने का काम भी वो करेगा। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि जातिगत उस पर देश नहीं बंटना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर ये इनके अंदर हिंदुस्तानी है और ये भारतीय हैं, ये कहे ना कि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय, और हमें गर्व है 140 करोड़ लोगों पे जो देश को अपने आप को इंडियन कहते हैं, जो भारतीय कहते हैं, ये इस बात को कहेंगे कि 140 करोड़ भारत के लोगों की जय हो। भारत सर्व जाति सभी जाति धर्मों का देश है, और एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, ना उसे पाकिस्तान तोड़ सकता, ना नफरत की विचारधारा आरएसएस तोड़ सकती, ना विदेशी ताकतें भारत की जो आत्मा है उसे कमज़ोर कर सकती हैं। ये कितनी कोशिश कर लें। मैं कह रहा हूँ अभी भाजपा के प्रवक्ता को खुला मैं कह रहा हूँ, आप इनसे जय बुलवा दो, 140 करोड़ देशवासियों की जय। ये काम मेरा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं इस जातिगत जनगणना के ऐलान के पीछे, जिनके सवाल केंद्र सरकार को देने होंगे। इसकी टाइमिंग क्या होगी और ये इसका प्रारूप क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उस पूरे प्रारूप में रखी जाएंगी, जिससे जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए। निश्चित तौर पर अगर सही आंकड़े आएंगे तो जनता के हर वर्ग को, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो अति पिछड़ा है, चाहे वो एससी एसटी है, सबको उसका लाभ भी मिलेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।